एक आयनिक है, एक कोवेलेंट है, एक कोऑर्डिनेट, एक मेटल है। आवाज आनी चाहिए। कल मैं आपको दूसरा, तीसरा, डाइपोल आपके पास में दो टाइप का हो सकता है, या तो स्टेशनरी हो सकता है या रोटेटिंग हो सकता है। दो क्लोरीन आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, ये HCl को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स के दम से इनको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, जैसे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। अब दो अपोजिट चार्जेस पास पास में आ गए, जब मिल बैठेंगे तीन यार, तो दो यार तो बैठेंगे कम से कम, तो इनमें रंग जम गया है। अब खूब जमा है कि नहीं जमा है, लेकिन जमा तो है। एक बार जो जितना कंटेंट हमने पढ़ा है उसको एक बार वापस देख लेते हैं और फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे एक बार। ये हमारे पास में केमिकल बॉन्ड है। रक्षा प्लीज चेक द वॉल्यूम। केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास में बेसिकली दो टाइप के हैं, एक आपके पास में प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी बॉन्ड्स हमारे पास कितने टाइप के हैं? चार टाइप के। एक आयनिक है, एक कोवेलेंट है, एक कोऑर्डिनेट, एक मेटल है। ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड्स हमने दो टाइप के पढ़े थे। बहुत बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपकी एनसीईआरटी में कहाँ पर लिखे हुए हैं? केमिकल बॉन्डिंग में तो नहीं लिखे हुए हैं, तो स्टेट ऑफ मैटर में लिखे हुए हैं, जहाँ पर अपन गैस स्टेट की बात करते हैं। जब गैस स्टेट में सेकंड पेज पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तो वहाँ पर इन्हीं के बारे में चर्चा की हुई है। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि एक बार स्टेट ऑफ मैटर जो है उसका एक बार आप ये कंटेंट पढ़ें। ठीक है। वैसे अपन कवर कर लेंगे, कुछ बचेगा नहीं बट फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। आज बेसिकली हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं दैट इज एग्जांपल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, है ना। केमिकल बॉन्ड्स में हमने दो कैटेगरी बताई थी, एक बताया था प्राइमरी बॉन्ड और एक बताया था सेकेंडरी बॉन्ड। तो पहले एक बार थोड़ी चर्चा सेकेंडरी बॉन्ड्स के ऊपर करेंगे, फिर प्राइमरी बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो केमिकल बॉन्ड्स में जो आपके सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं, वो सेकेंडरी बॉन्ड्स बेसिकली एक चीज, जैसे भी आप सभी लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, मैं अक्सर इस दुनिया में लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, जैसे बैंक में हैं या जो भी उनका प्रोफेशन है, दे आर ऑलवेज वेरी फ्रस्ट्रेटेड और जो भी कस्टमर उनसे बात करने आता है उससे ढंग से बात नहीं करते हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं। और ये मैं यंग एज वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 40-50 साल के हो गए। बैंकिंग सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा है कि कोई भी उनके पास में जाएगा तो बोलते लंच चल रहा, भाग जाए ऐसे। और वही लोग घर पे जाके जो है, मतलब जैसे उनकी छुट्टी हुआ तो भागते हो जाएंगे और उसके बाद घर पे जाके जो है वो मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करते हैं या योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि वो घर पे जाके जो है वो अंधेरे कमरे में एक दिया जलाते हैं, उस पर फोकस करते हैं। इसको त्राटक कहते हैं, हिंदी में से त्राटक कहते हैं। मेरी नज़र में वो नाटक से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो है, एक हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक बात लिखी गई है, योग है कर्मसु कौशलम। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी आपका प्रोफेशन है पढ़ाई करना, इस काम में ही अगर आप ध्यान का अभ्यास करेंगे
तो आपको कंसंट्रेशन के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसा नहीं सोचे कि हमारी कंसंट्रेशन पावर जो है कमजोर है सर, उसके लिए क्या करें। एवरीथिंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो कमजोर है और उसे कैसे इंप्रूव किया जाए, तो आप जो काम कर रहे हैं, अभी आप क्लास में बैठे हैं, तो आपका फोकस पूरा का पूरा क्लास में ही होना चाहिए। क्या कंटेंट बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। अभी जब मैं आप लोग की क्लास ले रहा हूं तो मेरा ध्यान इस क्लास के अलावा और कहीं पर नहीं है, और मैं इसके लिए 200% श्योर हूं। मतलब मेरे कंसंट्रेशन के यहां से डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस 0 के बराबर है, हो ही नहीं सकता। तो यही मेंटल अप्रोच आपको लेके आनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि मतलब क्लास चालू हो गई, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, अब वो टाइम देखना शुरू कर देते हैं, कब खत्म होगी कब खत्म होगी। दिस इज वर्स्ट एटीट्यूड। आप इससे अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि आपका दिमाग जो है वो कहीं पर भी कंसंट्रेट नहीं करेगा। आप यहां पर होंगे, यहाँ आपने कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस नहीं करी, आप थोड़ी देर बाद घर पे चले जाएंगे, वहाँ पर आपको कोई तीसरी बात याद आएगी, फिर आप सुबह उठेंगे, घर पे होंगे, फिर कोचिंग की याद आएगी, फिर कोचिंग पे आ जाएंगे, फिर घर की याद आएगी, फिर घर चले जाएंगे, कोचिंग की याद आएगी, फिर दोस्तों की याद आएगी, रिश्तेदारों की याद आएगी, और एट द एंड आप कहीं कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, ख़त्म हो जाएंगे। इस दुनिया में 90% लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी तो जीते हैं, लेकिन प्रेजेंट में बहुत कम लोग जी पाते हैं। इसमें से 90% लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं, और इसलिए उनसे प्रेजेंट में कुछ उखड़ नहीं पाता है पूरी ज़िंदगी में। तो जब आप लोग क्लास में हैं तो आप यहीं पर कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करिए, और क्लासेस का मतलब यही होता है दैट यू प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू कंसंट्रेट। इसी वास्ते क्लासेस होती है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज द सुपर पावर। इस दुनिया में जितनी भी ऐसी चीजें बनी हैं जिनको दुनिया ने कहा कि ये चमत्कार हो गया है, दे वर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। और पढ़ाई का एकमात्र उद्देश्य कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस करते 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 आप एक दिन एक ऐसी अवस्था हासिल कर लेते हैं, तब आपको खुद के ऊपर आश्चर्य होने लगता है कि ये काम मैंने किया है क्या। जिसमें बहुत बेसिक सी बात आपको बताऊं, जैसे जीत की रणनीति किताब जो है वो एक मेंटरशिप बुक है, और अब मानेंगे नहीं, इससे पहले आनंद कुमार जी ने उसके ऊपर लिखा गाइडेंस मेंटरशिप के ऊपर IIT JEE के लिए, कुछ और लोगों ने IIT JEE के लिखा, टिप्स टू क्रैक IIT JEE, मतलब काफ़ी सारी किताबें मार्केट में है नीट IIT के लिए, बट एक भी किताब नहीं चली। और जब मैं वो किताब लेके मेरे किसी नॉन के पास में गया जो क्या पब्लिकेशंस है डिफरेंट, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई ये किताबें मार्केट में नहीं चलेगी, ये सब कुछ नहीं चलता है। बट दैट वॉज द प्रोडक्ट ऑफ प्योर कॉन्सेंट्रेशन। जब आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट होते हैं तो आप कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आता है। और 25,000 से ज़्यादा कॉपीज उसकी जा चुकी है, हिंदुस्तान के 25,000 से ज़्यादा लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सुकून महसूस होगा, खुशी महसूस होगी, आपका तनाव ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रेस 0 हो जाएगा, आपको ये फील होगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। और कहीं पर भी आप बिना कंसंट्रेशन के बैठे रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, आपका मन करेगा कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, यहाँ से चलता हूँ, ये जो बोल रहा है इसके चाटा मार देता हूँ, टाइम देख लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। मूवीज़ हॉल में ज़्यादातर लोग जो मूवीज़ देखने जाते हैं वो मूवीज़ में नहीं होते, क्लासरूम में जो क्लास देखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, वो क्लास में नहीं होते, जो बाहर स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं वो मैच में नहीं होते हैं, जो घर पे सो रहे होते हैं वो सो नहीं रही होते, और जो भी काम कर रहे होते वहाँ होते ही नहीं है, इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं।
आप जहां पर होते हैं वहां पर होना ही योगा है। इसके लिए आपको योगा मैट लाके, योगा की ड्रेस पहन के, उसके बाद स्वामी रामदेव जी को चला के, हाँ भाई तैयार हूं मैं, अब चलो शुरू करो, ये करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट वेर एवर यू आर। खैर, सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास में है। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स को हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था आपकी कृपा से। एक थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाँ एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि सर आपने बोल तो दिया कि यहां कॉन्सेंट्रेट करो, कैसे कॉन्सेंट्रेट करो। एक तो जो मैं लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, दूसरी बात जो आप लिख रहे हो, कोई भी बच्चा अगर अपने नोटबुक में जल्दबाजी में लिखता है, बेकार हैंडराइटिंग में लिखता है, हर जगह खुद के ऑटोग्राफ देता है, तो कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। किसी स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेट करने का तरीका यह है कि जो कंटेंट लिख रहा है उस कंटेंट को पूरे ध्यान से लिखे और बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे। जब आप कोई भी काम, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं तो उस काम को धीरे करना पड़ता है। गलत कह रहा हूं? आपने सुना होगा, बहुत समय से कहावत चली आ रही है कि जल्दी का काम शैतान का काम। तो आप कोई सा भी काम अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आपको काम धीरे करना पड़ेगा। जैसे आप काम को धीरे करेंगे आपका कंसंट्रेशन वहां पर आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में 3 चीजें ऐसी है जिसकी वजह से सारी समस्याएं पैदा होती है। एक का नाम है हरी, एक का नाम है वरी और एक का नाम है करी। हरी मतलब जल्दबाजी है, वरी मतलब चिंता है और करी मतलब खाना। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ये 3 चीजें हैं जो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल शांति के साथ में करें, उसमें देखें कि मैं क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं। जब आप काम अच्छा करेंगे, अपनी कॉपी में प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, तो उस काम को आपको बार बार निहारने का मन करेगा, उसके ऊपर हाथ चलाने का मन करेगा कि देख तूने कितना अच्छा काम किया है। और जब आपका ऐसा मन करेगा तो स्वतः ही आप उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसको पढ़ो। आपको लगता होगा कि अब हम लोग 12वीं क्लास पास कर लिए हैं तो अब तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होगा ही नहीं, तो अब तो हमें घास काटनी। मैंने अक्सर ये देखा है कि वो डॉक्टर्स ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो अच्छी हैंडराइटिंग में प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बजाय उनके कि जो घास काटते हैं। तो ये भी आपसे उम्मीद की जाती है कि जो भी कंटेंट यहाँ पर लिखा जा रहा है उस कंटेंट को आप बड़ी सावधानी पूर्वक जो है साफ सुथरा लिखें। कम से कम जिस तरीके से आपका टीचर लिख रहा है उसके आसपास का तो लिखो। मैं घास काटूं तब बोल देना कि सर आप भी घास काट रहे हो तो हम भी घास काटेंगे। जब मैं अगर घास नहीं काट रहा हूं तो कुछ सोच समझ के नहीं काट रहा हूं ना, और मैं इसी स्पीड से कंटेंट लिखूंगा साल भर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें, आगे आपके भविष्य में काफी काम आएगी। बाकी फिर आपकी चॉइस है, आपके पास भी दिमाग है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आप भी समझदार हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास में प्यारे बच्चों 2 टाइप के होते हैं। एक हमने बोला था इंट्रामॉलिक्यूलर, और एक हमने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर। आप बहुत समय से अगर ट्रेवल करते हैं तो आपने ऐसी ट्रेन्स का नाम सुना होगा जैसे इंटरसिटी। तो इंटरसिटी ट्रेन एक ही सिटी में दौड़ती रहती है, फिर 2 डिफरेंट सिटीज में चलती है। तो ऐसे ही जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होंगे, जबकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में होगी। ये बात समझ में आती है सभी को? और अगर किसी की हैंडराइटिंग बेकार है, किसी को लगता है जैसे मेरी हैंडराइटिंग भी बेकार है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं शब्दों को, लेटर्स को दूर दूर लिखता हूं, ठीक है ना। मैं कभी उनको ज्वाइन करके नहीं लिखता हूं। तो ये भी एक तरीका है आपकी हैंडराइटिंग को ठीक करने का।
कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे ठीक करें, तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। खैर आपके किसी काम का में नहीं आएगा, बट अगर आप नोट्स अच्छे बनाते हैं तो बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ आखिर तक समय ऐसा आ जाता है कि बच्चा खुद की लिखावट को ही नहीं समझ पाता कि मैंने क्या लिखा है। और ये हालात आपके साथ भी होंगे कि आपने जब डे 1 नोट्स बनाए होंगे, आप उसको आखिर में चेक करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप जो लिख रहे थे वो आपको ही नहीं पता है, बाकी और की तो बात छोड़िए। तो बहुत साफ सुथरा काम करें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जबकि हमने जो सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात की थी, उसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उन मॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। उसमें से एक हमने बोला था, सबसे पहले हम आयंस की बात कर रहे थे, तो हमने बोला सबसे पहले आयन डाइपोल बोला है ना, आयन डाइपोल बोला, आयन डाइपोल। और डिस्टेंस के साथ में इसका जो रिलेशन हमने बताया था, वो बताया था 1/r⁻1। ठीक है। आयन डाइपोल फोर्सेस कहां काम करते हैं? तो कोई सा भी आयनिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, तो NaCl को जब मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर Na+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। तो दो आयंस बन गए। क्या बन गया? Na+ और Cl-। वो आयंस पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, तो वहां पर जो फोर्स जिम्मेदार है वो आयन डाइपोल है। डाइपोल कौन है वहां पर? वाटर, पानी। और आयन कौन है वहां पर? Na+ और Cl-। तो आपसे पूछेंगे कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहां काम करते हैं? जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर जो फोर्सेस काम करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल। तो दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ IC बोले तो आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। इस प्रोसेस में आयन कौन होगा? आयनिक कंपाउंड से आयंस आ रहे हैं आपके पास में। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है? जिसमें कौन होते हैं? आयंस होते हैं। और डाइपोल कौन है यहां पर? वाटर। डाइपोल का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या समझते हैं? टू ऑपोजिट चार्जेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस। क्या पानी में दो ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो रहे हैं क्या? ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? और हाइड्रोजन पर? तो डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। डाइपोल एक सिस्टम होता है जहां पर दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। तो नेगेटिव एंड वहां पर ऑक्सीजन है और पॉजिटिव एंड वहां पर हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा हमारे पास में है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल।
आयन इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है। एक हमारे पास में आयन है और सामने वाले में डाइपोल नहीं है, आपने उसमें डाइपोल को क्या किया है, इंड्यूस किया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सिस्टम है दैट इज Cl माइनस एंड Cl2। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि जो Cl माइनस है उसका एक विशेष इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो उस नेगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं ये किस तरफ चले जाएंगे, उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता? किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = kq/r²। तो चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। तो कॉमन सेंस की बात ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो बॉन्ड पहले नॉन पोलर था, क्योंकि पहले दो क्लोरीन थे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले बॉन्ड्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल Br- है और उसके साथ में Br2 है, या बता सकते हैं। जब भी आप आयंस की बात करते हैं तो इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। देखिए, वॉन्डरवॉल शब्द तब काम में आएगा जब आयन ना लिखा हुआ हो। ये बात आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम लोग हमारी जिंदगी में अगर आयन शब्द यूज करेंगे तो आयन शब्द यूज करते ही आपको ये बात चमक जानी चाहिए कि मैं वॉन्डरवॉल से दूर जा चुका हूं, क्योंकि वॉन्डरवॉल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आयन का नाम नहीं लिया, और जिस दिन उसे ऐसा लगा कि आज मेरी जुबान से आयन का नाम निकल सकता है तो उसने मौन व्रत धारण कर लिया। पता होना चाहिए आपको। वॉन्डरवॉल एक साइंटिस्ट का नाम है, पता है आपको ये? और उसने अपनी जिंदगी में किसका नाम नहीं लिया, आयन का। जहां पर भी आयन लिखा हुआ आ गया तो उसका वॉन्डरवॉल के साथ में कोई रिश्ता नहीं। तो चाहे वो आयन डाइपोल हो या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो, दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास में तीन और हैं, आयन डाइपोल हो गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, अब आपके पास में कौन सा है, डाइपोल डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल जो है वो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r⁻3। अब एनसीईआरटी ये कहती है कि डाइपोल डाइपोल सिस्टम दो टाइप का हो सकता है। गौर करना एक बार, एग्जाम्पल इसका आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या बोल दिया, HCl HCl। HCl में इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, Cl माइनस। तो यहां कौन सा चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पर। यहां कौन सा चार्ज आएगा, यहां कौन सा आएगा। कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं यहां पर इन दोनों के बीच में, डाइपोल डाइपोल। यहां जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कौन से हैं, डाइपोल डाइपोल। अब एनसीईआरटी ये कहती है कि हमारे पास में डाइपोल दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपके पास में स्टेशनरी हो सकता है और एक रोटेटिंग हो सकता है।
और एक हो सकता है रोटेटिंग। डाइपोल के लिए हमने क्या बोल दिया, HCl बोल दिया। HCl डाइपोल है क्या? हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, इसलिए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, और हाइड्रोजन पे चार्ज है आपके पास में पार्शियल पॉजिटिव, तो इसको हमने बोल दिया डाइपोल। डाइपोल। अब डाइपोल जो है वो स्टेशनरी हो सकता है, मतलब रुका हुआ हो सकता है, दो डाइपोल्स रुके हुए हो सकते हैं, या फिर आपके पास में रोटेट करता हुआ हो सकता है। ए मॉलिक्यूल कैन रोटेट। तो एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर स्टेशनरी है तो उस केस में तो आप जो करते आ रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अगर ये रोटेटिंग है तो रायता हो जाएगा और अब डिपेंडेंस चेंज हो जाएगी। तो ये स्पेशल केस है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर जाके देखेंगे तो वहां पर इस चीज के बारे में विशेष रूप से व्याख्या की गई है कि रोटेटिंग डाइपोल अगर है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। देखिए एक बात आपको पता रहे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, यहां गौर करिएगा एक बार, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में मैंने क्या बताया था कि यहां पर ये कब बनता है, जब हाइड्रोजन जो है वो फोन पर बात करे। हाइड्रोजन जो है वो फोन पर बात करे। फोन पर बात करने का मतलब ये नहीं कि इसके पास जियो की सिम है, फोन पर बात करने का मतलब ये है कि यहां पर एक फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन, फोन पर बात करे। और मैंने यह भी कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन है दैट इज एनर्जी बेस्ड डेफिनेशन। अगर आप पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को निकालते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद में फिर क्लोरीन। तो जब क्लोरीन हाइड्रोजन से कनेक्ट होता है तो उस केस में उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते। हाइड्रोजन बॉन्ड आप किसी बॉन्ड को उसी केस में कहेंगे जब उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 3 से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में हो। HCl की जो एनर्जी है वो 2.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है, इसलिए उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहकर क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 3 से 10। 10 कब होती है? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से कनेक्ट हो। 7 होती है 7 जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट हो, और 3 होती है जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्ट हो। लेकिन 3 से भी कम हो जाती है जब हाइड्रोजन क्लोरीन से कनेक्ट हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो किस पर बेस्ड है? एनर्जी पर। आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग एक समान है, फिर भी HCl बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देते हैं। क्यों? तो एक लाइन में जवाब क्या होगा कि HCl के इंटरेक्शन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 3 किलो कैलोरी पर मोल से कम है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप तभी नाम दोगे जब एनर्जी की जो रेंज है वो 3 से 10 के बीच में है। अगर उसे नीचे चली गई है तो आप उसे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम नहीं दे सकते। क्या बात क्लियर है? तो हमने मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हम लोग कर रहे हैं, और सेकेंडरी बॉन्ड्स तो आप लोग, सेकेंडरी बॉन्ड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि सेकेंडरी बॉन्ड्स जो होते हैं क्या इनमें इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? बताओ एक बार। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट सेकेंडरी बॉन्ड्स में नहीं होता। अच्छा, इनकी एनर्जी 20 to 40 किलो कैलोरी पर मोल होती है। 20 to 40 किलो कैलोरी पर मोल।
सेकेंडरी बॉन्ड्स के बनने के लिए प्राइमरी बॉन्ड्स का होना जरूरी है, यह बात आपको पता है। बिना प्राइमरी बॉन्ड के सेकेंडरी बॉन्ड नॉर्मली नहीं बनते, ठीक है। अगर मैं आयन डाइपोल की बात कर रहा था तो यहां पर डाइपोल के तौर पर वाटर था, उसमें से पहले ही कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था वाटर में? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था। यहां पर भी आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट, यहां पर भी आप देख रहे हैं कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवेलेंट। तो सेकेंडरी बॉन्ड के बनने की शर्त क्या है? पहले से वहां पर प्राइमरी बॉन्ड होना चाहिए। और हमने ये भी पढ़ा था कि क्या होते हैं ये? स्टेट डिटरमाइनिंग। प्राइमरी बॉन्ड प्री रिक्विसाइट है, बिना प्राइमरी बॉन्ड के आप सेकेंडरी बॉन्ड की कल्पना इस जीवन में नहीं कर सकते। प्राइमरी बॉन्ड्स आर मस्ट। डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, और आप कह सकते हो एनर्जी बेस्ड डेफिनेशन है इसकी। खैर, हमारा फोकस फिलहाल मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर है। डाइपोल में भी आ सकते हैं, लंदन फोर्सेस में भी आ सकते हैं, अभी अपन बात करेंगे उसके बारे में, है ना। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपके पास में फिलहाल हमने 3 टाइप के देखे हैं। सबसे पहला कौन सा बोलो? आवाज आनी चाहिए, कल मैं आपको। दूसरा? तीसरा? डाइपोल आपके पास में 2 टाइप का हो सकता है, या तो स्टेशनरी हो सकता है या रोटेटिंग हो सकता है। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखो दुनिया में आपको कोई सा भी कोचिंग, कोई सा भी मटेरियल दे, आपको एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। बच्चे गलती यही करते हैं, पहले तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं जमाने भर का, फिर एनसीईआरटी लेके आते हैं, गलत बात है। तो कल सब लोगों के पास में स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें फर्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसी में केमिकल बॉन्डिंग दिया हुआ है, कल होनी चाहिए। भी रुक जाओ, अभी जहां पढ़ी है वहां पढ़ी रहने दो उसको। और जो क्यू बैंक आपको दी गई है, केमिस्ट्री क्यू बैंक दी गई है ना, वो भी लेके आनी है रोज, उससे क्वेश्चन करेंगे अपन। ऐसा नहीं है कि उसको आप लोग जो है वो अलमारी में रख दें और अगरबत्ती कर रहे हैं रोज, जय हो क्यू बैंक माता की, इट विल हार्डली हेल्प यू। तो डाइपोल आपके पास में 2 टाइप का है। एक स्टेशनरी डाइपोल हो सकता है जो डिस्टेंस के साथ में 1/r⁻³ होता है, और एक आपके पास रोटेटिंग डाइपोल होता है, दैट इज 1/r⁻⁶। अब हमारे पास में आगे अपन चलते हैं तो डाइपोल भी कुछ कारनामा करेगा, और आगे हम लोग उसे क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, and that is directly proportional to 1/r⁻⁶ without any second thought। एक डाइपोल था, सामने वाले में डाइपोल नहीं था, इसको अच्छा नहीं लगा कि तू मेरे जैसा क्यों नहीं है, मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है, पहले तो इसने हाइड्रोजन जो है हाबू से इलेक्ट्रॉन खींचा, और हाबू से इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। जैसे क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, और वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। 2 क्लोरीन आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, ये HCl को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स के दम से इनको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, जिससे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। अब 2 अपोजिट चार्जेस पास पास में आ गए, जब मिल बैठेंगे 3 यार, तो 2 यार तो बैठे ही हैं कम से कम, तो इनमें रंग जम गया है। अब खूब जमा है कि नहीं जमा है, लेकिन जमा तो है। तो एक डाइपोल ने दूसरे में क्या कर दिया? डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। जो पहले नॉन पोलर था, अब उसको क्या कर दिया? पोलर कर दिया।
तीसरा हमारे पास में होता है तीसरा हमारे पास में होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, दुनिया में अगर कोई सा मॉलिक्यूलर फोर्स जो हर समय, हर पल, हर जगह है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, भगवान ब्रह्मा नहीं मिटा सकते, शिव नहीं मिटा सकते, विष्णु नहीं मिटा सकते, कोई नहीं मिटा सकता, उसका नाम लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दुनिया में हर जगह, हर पल काम कर रहा है। और अगर आपको कोई सा सवाल दिया जाए और सवाल को देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि मैं इसका जवाब तो दे ही नहीं सकता, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो जहां पर कुछ नहीं है वहां पर लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, कई साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम इसको दिए, अलग अलग नामों से इसकी व्याख्या करी है, वो नाम आपको बता देता हूं एक बार। कई लोगों ने इसे ट्रांजिएंट डाइपोल कहा, कई लोगों ने इसे मोमेंटरीली डाइपोल कहा, मोमेंटरी डाइपोल बोल सकते हैं, कई लोगों ने इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा, और काफी कुछ कहा, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी। आज भी लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से विख्यात है, लेकिन ये सभी नाम, ट्रांजिएंट डाइपोल, मोमेंटरी डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये सभी लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही बताए गए हैं। ठीक है, अरे बोलो तो सही। तीन नाम नहीं लिखते तो रोने लग जाते हो आप लोग, ये तो कल लिखे ही नहीं थे, आज क्यों लिखते हैं? रोया मत करो, है ना, ये सब कॉमन हो जाएगी चीजें आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आपके पास में चार्जेस थे, यहां से चार्जेस का लफड़ा बिल्कुल खत्म हो गया है। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चार्ज का उसमें कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करते हैं। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन are directly proportional to the molecular mass। आपसे पूछा जाएगा कि जितने भी मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन है, उसमें कौन सा मास डिपेंडेंट है? सिर्फ लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहां चार्ज की दूर दूर तक बात नहीं होती है, सिर्फ मास की बात होती। एक और बात, London force of attraction are directly proportional to molecular mass and inverse to the branching। अगर किसी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपके पास में, यहां देखो सब लोग, हिलो मत, एक आपके पास में पेंटेन है, आप हिल रहे हैं, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है। अगर कोई जैसे मान लो कई बार स्पीकर लोग होते हैं, बोलते रहते हैं, तो स्पीकर अगर कोई चलते हुए भागते हुए बोल रहा है तो उसका कंसंट्रेशन 0 है, वो परफेक्ट स्पीकर नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने कभी सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखा होगा, तो सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देखने में सबको अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उसमें बैलेंस है। उसका बैट अगर सीधा चल रहा है तो सीधा ही चल रहा है। अगर आपने रोजर फेडरर को कभी टेनिस खेलते हुए देखा होगा तो टेनिस के महान खिलाड़ी इसलिए क्योंकि उसमें बैलेंस है। अगर आपने माइक टाइसन को पंच करते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि वो जो पंच मारता है पूरे कॉन्फिडेंस से मारता है कि अब मैं पंच मार रहा हूं तो सामने वाला उठेगा नहीं, क्योंकि उसमें बैलेंस है। आप दुनिया में कोई सा भी महान काम करना चाहते हैं तो उसकी पहली चीज बैलेंस है, और बैलेंस से कंसंट्रेशन आता है। अगर आप हिलेंगे तो आपकी खोपड़ी भी हिलेगी। मुझे पता है कि इस टेबल के ऊपर बैठना बहुत लंबे समय तक टफ है, टफ चीज ही तो आपको डिफरेंट बनाती है। अगर ये गोवा का बीच होता जहां पर आप लेट के आराम से क्लास देख रहे होते तो इट वाज नॉट एन बिग थिंग, लेकिन ये काम टफ है, ये आसान नहीं है। एक समय तक एक जगह पर कंसंट्रेट करना टफ सिचुएशन में बिल्कुल आसान नहीं, और इसीलिए ज़्यादातर लोग आधे घंटे बाद हिलना डुलना चालू हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनका कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है। आपकी बॉडी अगर मूव कर रही है तो आपका ब्रेन वहाँ रह ही नहीं सकता जहाँ आप चाहते हैं, और इसलिए जब भी लोग
प्राचीन समय में जब अभ्यास करते थे किसी एक जगह पर एकाग्रचित करने का अपने आप को, तो सबसे पहले वो स्थिर होते थे, एक फिक्स पोजीशन में बैठते थे, उसे पद्मासन कहते हैं। उसके बाद आपके पैर हिल नहीं सकते हैं, आपकी बॉडी भी नहीं हिल सकती है। तो पहली शर्त यही है। अब पद्मासन का मतलब समझते हैं, उसका मतलब ये कि आपके पैर लॉक हो गए हैं, आपके पैर मूव ही नहीं करेंगे अब। तो अगर आप हिल डुल रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन खत्म हो गया है, और जितना हिलेंगे डुलेंगे उतनी समस्या होगी। ये कुछ बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। आप चाहे यहाँ पर पढ़ें, चाहे सेलेक्ट हो जाएं, चाहे डॉक्टर बन जाएं, चाहे महान डॉक्टर बन जाएं, चाहे आपको पद्म भूषण मिल जाए, पद्म विभूषण मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए, सब प्रोसेस में चीज़ें आपको काम आएंगी। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, तो ये सब चीज़ें भी मिल जाती है। इंसानों को ही मिलती है, 4 सींग वालों को नहीं मिलती है, सब इंसान ही। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्स टू द ब्रांचिंग। जैसे एक पेंटेन है, पेंटेन जानते हो? पेंटेन, शर्टेन, शॉर्टेन, चड्डेन, चड्डा होता है। नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन मान लो ब्रांचिंग हो गई, उससे क्या बन गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। नॉर्मल पेंटेन में कितने कार्बन थे? 5। और 2 मिथाइल ब्यूटेन में, मेन चेन में, क्योंकि उसमें क्या हो गई? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होंगे? जहां पर ब्रांचिंग कम होगी। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्स टू द ब्रांचिंग। बात समझ में आ रही है क्या? तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुनिया में हर जगह होते हैं, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हर जगह काम कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास और इनवर्स टू द ब्रांचिंग। ये जितने आखिर वाले मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, चाहे वो डाइपोल डाइपोल हो, चाहे वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो, चाहे लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ये सभी वंडरवल फोर्सेस की श्रेणी में आते हैं। जब मैं 12वीं क्लास में था तो मैं राजस्थान की टीम से क्रिकेट खेलता था, अंडर 17 में। आपको शायद मालूम ना होगा, बता देता हूँ। तो मैं राजस्थान की क्रिकेट टीम में खेलता था जब मैं 12वीं में था। मेरे पास में बायो थी और तब मैं क्रिकेट खेलता। हमारे कोच ने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि आपका बैट कैसे चलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पैर कैसे चलता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका हेड अगर स्टेबल है तो चाहे बॉलर कितनी भी तेज गेंद फेंकता हो आपको गेंद दिखेगी। और आपका हेड अगर हिल रहा है तो बॉलर चाहे कितनी भी धीरे गेंद फेंकता है आप बॉल को मिस कर दोगे। पहली चीज होती है हेड स्टेबिलिटी। और यहां पर मैं भी डिलीवरी कर रहा हूं, मैं भी बॉलिंग कर रहा हूं, आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं। डिलीवरी मतलब फेंकना, यहां पर मैं कुछ फेंक रहा हूं, शब्द फेंक रहा हूं। अगर आपकी खोपड़ी हिल रही है, मान लो मेरा शब्द यहां आया और आपकी खोपड़ी इधर हो गई, तो कंटेंट तो मिस हो जाएगा ना। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ द हेड इज द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड टू बिकम ए रियल स्टूडेंट। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग सेलेक्ट होंगे, कितने लोग आगे जाके आईएएस बन जाएंगे, कितने लोग जो भी बन जाएंगे। आप अपनी जिंदगी में अगर आपका हेड स्टेबल रखते हैं, इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपकी बॉडी जितना कम मूव करेगी, इसका सीधा मतलब यह है कि आपका दिमाग भी कम मूव कर रहा है। और कोई चीज़ अगर कम मूव करती है तभी वो इम्पैक्ट डाल पाती है। अगर सनलाइट किसी कागज़ के ऊपर पड़ रही है और वो बार बार हिल रही है तो कभी भी उस कागज़ को जला नहीं सकती है। अगर हम लेंस का यूज़ करके उसको फोकस कर देते हैं एक जगह तो आपको पता है उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो आपके सभी के पास में मानसिक क्षमताएं हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं तो उस कम को भी ज़्यादा में बना सकते हैं, और कंसंट्रेट नहीं कर सकते तो ज़्यादा भी अपने आप समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो सीख पा रहे हैं अपनी क्लासेस में यहाँ पर, वो यही सीखेंगे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेटिंग।
अभी मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस क्लास में जाऊँगा, फिर मैं शाम को एक और क्लास लूँगा, उसके बाद मैं 2-3 मेरी किताबें चल रही है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों से आज भी मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आप लोगों को अगर ये लगता है कि सर की ज़िंदगी मस्त है, सर को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अय्याश ज़िंदगी जीते हैं सर, तो ऐसा नहीं है। एक बार आपकी ज़िंदगी में हैबिट लग जाती है कि आपको मेहनत करनी है, तो उसके बाद में आप बिना मेहनत के जी नहीं सकते। आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, घुटन होने लगती है, ऐसा लगता है कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया है, आपके लंग्स जो है उनमें ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा। आदत लग जाती है तो, और आदत नहीं लगती है तो मेहनत करते ही आपको वो तड़प फील होगी कि मैं कहाँ आ गया, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो आप जिंदगी में चाहे गिटार बजाना चाहते हैं, ढोल बजाना चाहते हैं, या क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या गेम खेलना चाहते हैं, प्रोडक्ट तो आपका कंसंट्रेशन से ही बनेगा। अब चूंकि इस समय में रील्स का जमाना चल रहा है, तो कंसंट्रेशन लेवल इतना गिर चुका है कि कोई बच्चा 10 सेकंड से ज़्यादा कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता। पिछले कुछ समय में यहाँ पर एक मेरा फ्रेंड था, वो आया था, वो IAS हो गया है, उसका 144th रैंक था, वो मेरा बैचमेट था, डॉक्टर मतलब RNT से MBBS किया था उसने उदयपुर से। यहाँ पर कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल वाले बैठे हैं, उनको पता है। उसका ये कहना था कि मैं कभी रील्स देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि रील्स से आपके ब्रेन में इस टाइप का मैसेज जाता है कि थोड़ी देर के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, फिर चीज़ें स्विच कर देंगी। तो यहाँ पर क्लास में बैठने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप कंसंट्रेट करने का अभ्यास करें, और सिर्फ अच्छे टीचर्स के साथ में अभ्यास नहीं करें। चाहे टीचर आपको कितना भी घटिया पढ़ा रहा हो, आपका मन नहीं है, टीचर का कंसंट्रेशन भी नहीं है, टीचर को मतलब ही नहीं है कौन बैठे हैं सामने, तब भी आप कंसंट्रेट करो, तब आपको ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा पूरे कंसंट्रेशन के साथ में क्लास में बैठता है, तब कुछ मतलब है। अदरवाइज आप यहां से कुछ नहीं सीख पाओगे अपनी जिंदगी में, और यहां से क्या, पूरे संसार में कहीं से कुछ नहीं सीख पाओगे। आप हार्वर्ड में जाके बैठ जाओगे, ऑक्सफोर्ड में जाके बैठ जाओगे, IIT दिल्ली में, IIT बॉम्बे में, एम्स दिल्ली में, कहीं भी पहुंच जाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे, बशर्ते आप में कॉन्सेंट्रेशन नहीं। खैर, केमिकल बॉन्ड्स में हमारे पास, हम किसकी बात कर रहे थे? कल मैंने एक बात बताई थी आपको, एंथुजियाज्म। आज मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो अगर आप एंथुजियाज्म को भूलकर कंसंट्रेट करते हैं, तो ऐसे कंसंट्रेशन का मतलब नहीं है। और सिर्फ एंथुजियाज्म में कंसंट्रेशन नहीं है, तो ऐसे एंथुजियाज्म का भी मतलब नहीं है। कंसंट्रेशन विद एंथुजियाज्म द फर्स्ट थिंग दैट इज नीडेड। केमिकल बॉन्ड्स आपके पास में कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी? पहला कौन सा बोला? दूसरा कौन सा बोला? वो कितने टाइप के हैं? कौन कौन से? वो कहां पर होते हैं? और ये हमने कितने टाइप के बोले? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? चौथा? और पांचवा? ये आप डिस्टेंस के साथ में इनके रिलेशनशिप देख रहे हैं, जो होपफुली आपको पता होगा। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो भी डिस्टेंस के साथ में क्या होता है? 1/r⁶। इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है। और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो इसका, तो आप कह सकते हो HF H2NH3। पैटर्न भी बता देता हूं। HF में जिगजैग पैटर्न की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सवाल परीक्षा में पूछते हैं, जेई में काफी बार आ चुका है। जिगजैग पैटर्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। NH3 में लीनियर पैटर्न की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लीनियर पैटर्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और वाटर में 3D पैटर्न हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 3D पैटर्न।
अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए तो ये आपको कई अलग अलग जगह पर दिखती है, उसमें से कुछ के नाम मैं बता रहा हूं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, एनिलीन्स, एल्डिहाइड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्थो पोजीशन पर क्या होना चाहिए उनमें? सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो पोजीशन का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या? पास में, और पैरा मतलब सामने, और मेटा मतलब दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या बोला यहां पर, एक बार आप देखिए क्या बोला है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, एनिलीन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। एनिलीन का फॉर्मूला पता है आपको? क्या होता है उसमें? बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। ठीक है, और ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये किसी ग्रुप से होगा, कोई सा भी एक ग्रुप वहां पर हो सकता है, ग्रुप से होगा। नॉर्मली वो ग्रुप आपके पास में होते हैं NO2, OH या F। आपके पास फिनॉल था, उसकी ऑर्थो पोजीशन को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी एक ग्रुप से। वो ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? NO2 हो सकता है, OH हो सकता है, या F हो सकता है, फ्लोरीन। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वहां पर किस टाइप की बॉन्डिंग होगी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो आपको पता ही होगा कि जो केमिकल बॉन्ड है वो एक्सोथर्मिक होता है, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। और जब बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उससे यहां पर आपके पास में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और एंट्रोपी कम होती कि बढ़ती है? सोचिए एक बार, चीजें आपस में जुड़ रही हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो फाइनल वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यहां पर डेल्टा एस भी आप लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव। जब चीजें आपस में जुड़ जाती है तो उस केस में क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। ये पता है क्या सबको? तो एक बार कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये तो सबका नोट डाउन हो गया होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा कि किसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है। ये जेई में पूछा हुआ सवाल है, तीसरा नंबर का जो लिखा है मैंने।
तो सबसे पहले वाले केस में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको दिख रहा है HCl है और साथ में Cl2 है। तो HCl अपने आप में क्या है, एक डाइपोल है, जबकि Cl2 जो है वहाँ पर डाइपोल जैसा कोई सीन नहीं है। लेकिन HCl चूंकि खुद डाइपोल है तो सामने वाले में किसको इंड्यूस करेगा, डाइपोल को। तो यहाँ से हम ये समझ पाते हैं हमारी ज़िंदगी में कि आप जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में रहते हैं वैसा ही आपका आचरण आ जाता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि कोयले की दलाली में जो है वो हाथ काला हो जाता है, ये आपको पता है, और संगत की रंगत आती है। कई बहुत सारी बातें हैं, इसको खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और बहुत सारी बातें चली आ रही है। तो जब मॉलिकुलर लेवल पे चेंज आता है तो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में भी है, तो एट द एंड हमारा भी इम्पैक्ट कुछ वैसे ही हो जाता है जैसा कि ये है। कि हमारे पास में HCl और Cl2 है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कौन सा है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यहाँ पर बताइए, कुछ दिख नहीं रहा है, तो जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पर ये डाइपोल है और ये एटम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक डाइपोल जो है वो किसी एक एटम में भी पोलराइजेशन क्रिएट कर सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है। ये सब सवाल पूछा गया था तो 90% बच्चों ने गलत किया था। ये जेई वालों के हालात हैं। हीलियम जो होता है वो नॉर्मली कैसा होता है, हीलियम नॉर्मली ऐसा होता है, एटम होगा और सेंटर में कौन होगा उसका, न्यूक्लियस। लेकिन जब ये HCl के कांटेक्ट में आएगा तो आपको पता है यहाँ कौन सा चार्ज है और यहाँ, तो जब ये इसके यहाँ पर कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको, तो जब हीलियम का न्यूक्लियस के पास में आएगा तो हीलियम सन्नाटे को ऐसा बना देगा। क्या समझे, इसने हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, धक्का दे के उसको आगे ले गया। जब आगे ले गया तो इसके पास में बाउंड्री पे कौन आ गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है और इस तरफ कौन सा आ गया, तो एक डाइपोल ने एक एटम में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया। तो ये भी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है। ये बात खोपड़ी में समझ में आनी चाहिए। अगर न्यूक्लियस पहले सेंटर में था तो चार्ज जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन जब न्यूक्लियस कॉर्नर पे चला गया बिल्कुल, तो उस केस में कॉर्नर पे कौन सा चार्ज आ गया, कॉर्नर तो नहीं बोल सकते, स्फेयर में कौन सा कॉर्नर होता है, बाउंड्री पे चला गया है ना, बाउंड्री पे चला गया, सरफेस पे चला गया, बिल्कुल पास में चला गया। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। कौन से फोर्सेस बोलेंगे बताइए एक बार, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि डाइपोल का इंडक्शन या डाइपोल इंड्यूस जो है वो किसी एटम में भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल ही हो। डाइपोल कहाँ इंड्यूस किया जा सकता है, एटम में भी इंड्यूस किया जा सकता है। ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग विशेष तौर पे कि डाइपोल जो है वो एटम में भी इंड्यूस किया जा सकता है। डाइपोल कैन बी इंड्यूस इन द एटम एज वेल। आगे बात करते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों एल्केन है, ठीक है। ये दोनों ही कैसे सब्सटेंस हैं, नॉन पोलर। यहां बता सकते हैं आप लोग, डाइपोल था, यहां कुछ नहीं था, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। आगे बताइए, यहां पर देख सकते हैं एक बार अपन लोग, इसमें आयन से यहां डाइपोल है, क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल। यहां पर बताइए Na+ है, ClO4- है, क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल। यहां पर आयन है और इसमें क्या कर देगा वो, I-I-D, आयन इंड्यूस डाइपोल। यहां पर फिर से आयन है, या कुछ नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल। यहां पर आयन है, ये डाइपोल पहले से है, तो क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल। यहां पर बताइए लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर नियॉन है, HCl है, HCl इसमें क्या इंड्यूस कर देगा, क्या बोलेंगे,
ये वाला क्वेश्चन उसी का मॉडिफिकेशन है। हाँ, टाइप में बोल सकते हैं कि उस टाइप का सवाल हो गया ये डाइपोल है, यहाँ कुछ नहीं है, तो डाइपोल इसमें क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये आयन है, ये न्यूट्रल है, तो क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये आयन है, ये कुछ नहीं है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कितने लोग के सारे सही थे।